नमस्कार, ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। छात्रों, बारी किसकी है आज? याद कीजिए, जैसे ही कोई सिनॉप्सिस हम लोग पढ़ते हैं उसके ठीक बाद क्वेश्चन सॉल्विंग का समय आ जाता है। क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को बनाना सीखना है। और यूं कहें तो अगर सिनॉप्सिस पर विशेष ध्यान दिया गया तो सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व करने की जरूरत है। और जितने भी एग्जामिनी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, वे सभी यह जानते हैं कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की महत्ता कितनी है बिहार एसएससी में। तो क्लासिफिकेशन के प्रश्नों को आज बनाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में तीव्रता प्रश्नों की थोड़ी सी कमजोर होगी, धीरे धीरे यह तीव्रता बढ़ाई जाएगी। आप सबको इंटरटेन करते रहेंगे। कुछ निम्न स्तरीय प्रश्न, निम्न तीव्र प्रश्न, मध्यम तीव्र प्रश्न और थोड़ा अधिकतम तीव्र प्रश्न भी संभावना होती है। तो तीनों प्रश्नों को आप बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले शब्दों का जो वर्गीकरण होगा उस पर नजर रखना है। शब्दों के भावार्थ को, और शब्दों का भावार्थ कैसे, दिए गए 5 ऑप्शंस में से वो कैसे एक ग्रुप का निर्माण करेंगे। तो इसमें लिटरल मीनिंग और एक्सपेंडेड दोनों मीनिंग की महत्ता होगी और दोनों मीनिंग को लेकर चलना है। ये क्लासिफिकेशन का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए देखते रहेंगे। यहाँ तक हम लोग नहीं, यहीं से पढ़ना है हम लोगों को, है ना। सबसे पहला आपके सामने जो 5 विकल्प दिए गए हैं, क्रमशः आप देखें। टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, चंद्रमा और सूर्य। इनमें से चार के गुण को एक जैसा मानना है, एक गुण वाला समझना है और उसको एक ग्रुप का निर्माण करवा देना है। इससे क्या होगा, वो हो जाएंगे क्लासिफाई। स्वाभाविक है, एक इसमें से ऐसा जरूर होगा जो इस ग्रुप में फिट नहीं बैठेगा, इस समूह में स्थापित नहीं हो पाएगा, अर्थात वह विजातीय हो जाएगा, यानी ऑडमेन हो जाएगा। और ऑडमेन चुनना ही अपेक्षित होता है इस चैप्टर में। आप देखें, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, चंद्रमा और सूर्य में। तो टॉर्च को यूज आप करेंगे तो इस टॉर्च को जलने के लिए बाह्य सोर्स की जरूरत है। लालटेन को भी जलने के लिए बाह्य सोर्स की जरूरत है। अच्छा, हम ना नहीं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ही गुणकारी बातें होंगी, जैसे ही किसी शब्द के गुणों को देखना है तो उसमें पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, है वाला। और तीसरा, मोमबत्ती को भी जलने के लिए, मोमबत्ती को भी प्रकाश देने के लिए कोई ना कोई बाह्य सोर्स की जरूरत है। मोम चाहिए ना भाई, वो धागा चाहिए ना, बाह्य सोर्स तो है ना। इसमें भी तो वो बाहर से तेल चाहिए, आदि आदि। टॉर्च में भी बैटरी चाहिए। चंद्रमा को भी रोशनी देना है, तो इसे भी बाह्य सोर्स की जरूरत होगी। वो सोर्स कौन सा है? सूर्य। तो आप इन चारों का गुण क्या देख रहे हैं? इन चारों का गुण है ये बाह्य सोर्स से रोशनी देते हैं, जबकि सूर्य बाह्य सोर्स से रोशनी नहीं देता, स्वयं की रोशनी होती है ना। तो आपका जवाब क्या हो गया? सूर्य, ऑडमैन। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, बहुत आराम से जवाब देंगे आप, बहुत तेज गति में जवाब देंगे। इस प्रश्न का तो खैर जरूर। आकृति, डायग्राम, वर्ग, स्क्वायर, त्रिभुज, ट्रायंगल, वृत्त, सर्कल एंड आयत, रेक्टेंगल, सब की परिभाषा आपको पता है। किसे कहते हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, सबको पता है। आप बड़ा गौर से देख रहे होंगे, ये वर्ग, ये वृत्त या आयत या त्रिभुज, क्या ये सभी डायग्राम नहीं है? जैसे याद कीजिए, बेंच, टेबल, मेज, पलंग, फर्नीचर में हटाया किसको था आपने? फर्नीचर को। ये सभी फर्नीचर के पार्ट। तो यहाँ पर त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और आयत सभी डायग्राम हैं, इसलिए डायग्राम यहाँ ऑडमेन हो जाता है। जवाब आपका आकृति, डायग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 छात्रों, खाना, फूड, तलना, फ्राई, पकाना, कुक, गर्म करना, हीट एंड उबालना, बॉयल। अच्छा, यहाँ खाना का मतलब ये खाना नहीं, वो तो खाना फिर ईट हो जाएगा, EAT, वो खाना। आप देखेंगे तो पकाना, उबालना, तलना या गर्म करना, ये चारों वर्ब हैं, क्रियाएं हैं ये, जबकि ये क्रिया नहीं है। तो चुनते किसको हैं? नहीं वाले को। और जो है वाला है, जो पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है, जिसके गुण मिल रहे हैं, अब गुण मिलाने की तो बात थी नहीं, गुण की बात थी, तो ऑब्वियस है इन चारों का गुण मिल रहा है। क्या? तो इसके गुण हैं, ये सभी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, और ये क्रिया नहीं है। क्या है? छोड़िए ना, क्रिया नहीं है, बस इतने से ऑडमैन आपका बन जाता है। उसकी भी डेफिनेशन अलग से एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेने लगेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न,
ये ऊपरी, ऊर्ध्व, ऊपर, आवरण, और चौथा क्या है, पांचवा क्या है, चोटी। ऊपरी टॉप पोजीशन, ऊपर वाली पोजीशन को ऊपरी कहते हैं। ये ऊर्ध्व, अच्छा कोई ऊर्ध्वाकार है, ऊर्ध्वाकार तो ये वाला हिस्सा ऊर्ध्व और ये वाला पतन, नहीं, तो ऊर्ध्व का भी मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला। तीसरा ऊपर, ऊपर तो ऑलरेडी टॉप है, ये टॉप ये बॉटम। आवरण का मतलब कवर, कवर ढक्कन, किताब का कवर मतलब किताब के ऊपर से लगाया गया ढक्कन। और ये चोटी, पीक, पहाड़ों के सबसे ऊपरी भाग को, ऊपरी वाला जो बिंदु होता है उसको आप पीक कहते हैं, चोटी कहते हैं। तो आप देखेंगे चोटी का मतलब भी सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर है ही ऑलरेडी, ऊपरी का भी मतलब सबसे ऊपर, और ऊर्ध्व का मतलब भी आपका सबसे ऊपर, इसका मतलब सबसे ऊपर नहीं है, तो कवर का मतलब ढक्कन कह लीजिए ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आवरण। ऊर्ध्व, ऊपरी, ऊपर और चोटी एक समूह में आते हैं, क्योंकि इन चारों का गुण, इन चारों का अर्थ एक जैसा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। सब लोग निश्चित तौर पर वीडियो को पॉज करके पहले बनाते होंगे, फिर सॉल्यूशन देखते होंगे। कागज, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और स्याही, इसमें गलती की पूरी चांसेस। कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कागज पर सबसे लिखते हैं, तो कागज को अलग कर दो। कागज पर सबसे लिखते हैं इसलिए कागज को अलग कर दो। क्या ये वास्तव में बताइए कि दिए गए 5 एलिमेंट में से क्या 4 के गुण बता रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कागज को आंसर देने के क्रम में एक का गुण बता दे रहे हैं। क्या क्लासिफिकेशन की परिभाषा यही है? क्या क्लासिफिकेशन इस बात की परमिशन देता है? नहीं, क्लासिफिकेशन की परमिशन है कि दिए गए 5 विकल्पों में से 4 को उनके गुण के आधार पर सजाकर एक समूह का निर्माण करें, एक ग्रुप का निर्माण करें, और इस ग्रुप में यानी उस गुण जैसा जो नहीं होता है इस ग्रुप में न रखें। वही जो इस ग्रुप में नहीं हो सकता है, दैट इज ऑड मैन, वही है विजातीय, उसी को आंसर देना है। तो कागज तो गया, और कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं, और भी कुछ सोच सकते हैं। किसी ने कहा सर इरेजर जो है ना, इरेजर वो काटने वाला, शार्पनर इरेजर मिटाने वाला, बाकी मिटाने वाला नहीं। देखिए गलती क्या होती है, एक ने कहा इरेजर मिटाने वाला, ठीक है, बाकी मिटाने वाला नहीं, ऐसे में तो पांचों आंसर हो जाएगा। एक का गुण आप देखेंगे तो फिर सारा का सारा आंसर होने लगेगा। एकदम ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन में आसान चैप्टर होने के बावजूद भी इसमें गलती इसलिए होती है क्योंकि क्लासिफिकेशन की परिभाषा को एग्जामिनेशन हॉल में भुला दिया जाता है। फिर से अभ्यास करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब दिए गए 5 विकल्पों में, अगर 5 विकल्प है तो में से 4 के गुण एक जैसे मिलने चाहिए, और जैसे ही एक गुण जैसा मिलेगा ऑब्वियस है वो एक ग्रुप में फिट बैठेगा, एक ग्रुप का निर्माण करेगा। तो ध्यान दीजिए, कागज, दूसरा इरेजर, शार्पनर और पेंसिल। स्याही को थोड़ा सा अलग करते हैं, ध्यान से देखिए, कागज, इरेजर, शार्पनर और पेंसिल ये सभी ठोस अवस्था में आप अब आंसर दे रहे होंगे, लेकिन स्याही ठोस अवस्था में नहीं होता, लिक्विडेटेड फॉर्मेट में होता है। ये जवाब देना नहीं है कि किस फॉर्मेट में होता है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कागज, इरेजर, शार्पनर और पेंसिल ये ठोस अवस्था में पाया जाता है और स्याही ठोस अवस्था में नहीं होता। देखिए पांचवें का पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरा अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ इनसे अंतर कर देना है। आपका जवाब स्याही इंक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बिल्कुल वो जो फर्नीचर वाला प्रश्न बना रहे थे आप, उसी के आधार पर जंप, कूदना, आंसर आपको मिल चुका होगा। दौड़ना, सरपट दौड़ना, रनिंग फास्ट, तेज गति में दौड़ना, और एक वॉक स्लोली, धीमा चलना। भाई कूदना हो, सरपट दौड़ना हो, धीमा चलना हो, दौड़ना हो, ये सभी पार्ट किसके हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। तो आपका जवाब क्या होगा, व्यायाम। बस ऐसे समझिए, जो फर्नीचर वाली बात थी ना कि पलंग, मेज, कुर्सी, बेंच और फर्नीचर में से अलग किसको कर रहे थे, फर्नीचर को। सपोज मान लीजिए ऐसा होता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइंस, तो आप किसको अलग करते, साइंस को। ये सब साइंस के पार्ट थे भाई। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया ट्री, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट, किसको हटाएंगे आप, अभी से ट्री को। ये सब ट्री के पार्ट्स हैं। तो यहाँ ये जितने भी थे, दौड़ना, कूदना, सरपट दौड़ना, धीमा चलना, ये सभी व्यायाम के पार्ट थे। आपका जवाब यहाँ पर व्यायाम हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों, अभी जो जिन प्रश्नों को हम बना रहे हैं ये सभी प्रश्न शब्दों पर आधारित हैं और निश्चित तौर पर प्रत्येक शब्द की व्याख्या आपको सीखनी होगी। हम फिर तैयार है ना? हम फिर तैयार हैं आपको सिखाने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी, अगर हम लोगों ने 50, 60, 70 प्रश्न दिए तो उनमें ऐसे शब्दों का चयन अवश्य किया जाए जो प्रश्न एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, खास करके बिहार एसएससी के लिए वैसे प्रश्न उतारे जाए, है ना। और उसकी मीनिंग तो बहुत होती है, आम बोलचाल की एक मीनिंग होती है, लिटरल होती है, एक्सपेंडेड होती है। पता नहीं यहाँ पर सेटर मॉडरेटर प्रश्नकर्ता ने किस सेंस के आधार पर उसके अर्थ रखे हैं। ऐसे कई कई प्रश्नों को आप देखेंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप करते क्या है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद सामान्य तीव्रता वाले प्रश्न को बनाया, आपको लगता है क्लासिफिकेशन फिनिश, आप लास्ट वीडियो को नहीं देखते और लास्ट वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। घाटा क्या होगा? स्वाभाविक है, लास्ट वाले वीडियो में प्रश्नों की तीव्रता कठिन अच्छे स्तर के प्रश्नों के, अच्छे स्तर के कहने का मतलब परीक्षा में पूछने वाला, इंपॉर्टेंट, ये तो सीखने के लिए है ना। हो सकता है इसमें से भी प्रश्न हो, लेकिन प्रश्नों की उम्मीद किसमें होगी? वो जो लास्ट वाली होगी, और लास्ट तक देखेंगे। धीरे धीरे तीव्रता बढ़ती है प्रश्न की, इसलिए उसको अवॉइड नहीं करेंगे। आइए, लड़ाई, युद्ध, झगड़ा, हाथापाई, मुठभेड़, इन सभी शब्दों को हमारा युवा, 18 वर्ष का युवा जानता पहचानता है और आपस में बात करने के क्रम में इन शब्दों का प्रयोग भी करता है, लेकिन वो जानता कितना है। लड़ाई, युद्ध, झगड़ा, हाथापाई, इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, फिर वीडियो देखेंगे। अब देखिए, ये युद्ध दो देशों या दो देशी रियासतों के बीच में लड़ी जाने वाली लड़ाई को कहते हैं युद्ध। ये झगड़ा, क्वेरलिंग, अब दो लोग आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ जाने का मतलब दो लोग लड़ रहे हैं लेकिन सिर्फ जुबान का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को अतिशयोक्ति बातें कह रहे हैं, एक दूसरे को अकारणप्रिय बातें कह रहे हैं। ये अब तक झगड़ा है, ये क्वेरलिंग है। और जैसे ही उन्होंने हाथ और पांव का इस्तेमाल कर दिया, वो झगड़ा हाथापाई के अंतर्गत आ जाता है। फिर से सुनिए, युद्ध तो आपका दो देशों के बीच में लड़ी जाने वाली लड़ाई को आप कह रहे थे, झगड़ा दो लोगों के बीच में ऐसी लड़ी जाने वाली लड़ाई, वाक्य युद्ध कह लीजिए ना, गोली की गोली मारना, वो चल रहा था आपका झगड़ा में। अभी हाथ पांव का प्रयोग नहीं, जैसे ही उसने हाथ और पांव का प्रयोग कर दिया, यह लड़ाई हाथापाई में बदल गई। ये तीनों, युद्ध, झगड़ा और हाथापाई, पार्ट किसका है? लड़ाई का। आइए, मुठभेड़, एनकाउंटर, दो दलों के बीच में लड़ी जाने वाली लड़ाई काउंटर कहलाती है। आप सुने भी होंगे, पुलिस ने काउंटर किया। क्या मतलब? जब अपराधी दल और पुलिस दल आपस में भिड़ रहे थे तो उस लड़ाई को हम लोग कहते हैं मुठभेड़, काउंटर। तो आप सोचिए, ये भी एक प्रकार की लड़ाई, झगड़ा भी एक प्रकार की लड़ाई, ये भी लड़ाई, और फाइनली मुठभेड़ भी लड़ाई। ये जो चारों पार्ट लड़ाई के हो गए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? लड़ाई। फिर से बात दोहराएंगे, वही फर्नीचर वाली बात, सारे फर्नीचर के पार्ट थे, फर्नीचर को हम लोगों ने ऑर्डमेंट कर दिया, इसी प्रकार ये बात थी। तो ऐसे कई शब्दों का चुनाव हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है जो आपको कुछ सिखाएगा और प्रश्न इंपॉर्टेंट करा जाएगा। आइए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कुछ भी नहीं, और सभी छात्र देखते ही इसको बना रहे होंगे। आप देखें, अगर गेहूं, चावल, चना और जौ, सीधा कहिए ये खाद्य फसल है, खाने योग्य फसल है नहीं, लेकिन कपास खाने योग्य फसल है नहीं। कपास कैसा फसल है? व्यावसायिक फसल है। तो आप कपास आंसर देंगे। गेहूं, चावल, चना और जौ खाद्य होने के कारण एक समूह का निर्माण करते हैं, जबकि खाद्य फसलों में कपास नहीं आता, इसलिए कपास ऑर्डमेंट होता है। बड़ा आसान सा जवाब था। आगे बढ़िए। अधिकतर प्रश्नों को बनाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम लोग बना सके, इस बात का ध्यान हम लोगों को रखना है। अगला प्रश्न देखिए, तलवार, कटार, बंदूक, चाकू और कृपाण। कृपाण, इन सभी से आप शायद कृपाण से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। कृपाण, तो सिख धर्म के लोग 5 वस्तुओं में एक रखते हैं ना, यहाँ पर कटार जैसा छोटा सा, उसको कृपाण कहते हैं। चाकू आप समझ रहे हैं, बंदूक भी आप समझते हैं, कटार भी आप समझते हैं और तलवार भी आप समझते हैं। विजातीय चुनना है। देखिए, तलवार एक, कटार दूसरा, तीसरा चाकू और चौथा कृपाण। ये चारों ना आप हाथ में रखे रहते हैं।
और तब इससे वार किया जाए, या आपके लिए फेंक कर वार कर देना, है ना। तो ये सारे आते हैं अस्त्र के अंतर्गत, और ये बंदूक शस्त्र के अंतर्गत आता है। देखिए अस्त्र की परिभाषा कहेंगे, देखेंगे फेंक कर मारने वाले, तो ठीक है, तलवार हाथ में फेंक भी सकते हैं, हाथ में रखकर भी कर सकते हैं। शस्त्र आपने देखा होगा, जब आप बिहार पुलिस की ट्रेनिंग करते लोगों को देखे होंगे तो यहाँ पर अस्त्र वाहिनी, कुछ दिनों के बाद शस्त्र वाहिनी भी लिखा जाता है। ये दोनों में अंतर है, लाठी पकड़े हुए अस्त्र वाहिनी है, वो बंदूक मिल गई उसको, शस्त्र वाहिनी हो गया। तो ये अस्त्र और शस्त्र का मामला था। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं छात्रों, इस पर नजर बनाएंगे आप लोग। अगले प्रश्न की बारी। अगला अभी जितना भी प्रश्न है शब्दों का है, और शब्दों की तीव्रता को अगले वीडियो में हम लोग बढ़ा देंगे। अगला वीडियो देखना बहुत अनिवार्य होगा आपके लिए। आ जाइए, ये सभी आपसे संबंधित हैं। आप भारतवासियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए सब पहचानने योग्य है। पहचान रहे होंगे 14 नवंबर, है ना, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। नहीं, बाल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, गांधी जयंती हो, जो कुछ भी, ये राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन ये 1 अप्रैल महामूर्ख दिवस, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व की एक ग्रुप बनती है, एक समूह का निर्माण होता है, इसलिए यह क्लासिफाई हो जाता है। ये क्लासिफाई नहीं हो पाता क्योंकि वैसा गुण, राष्ट्रीय पर्व वाला गुण इसमें नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय पर्व है, हटाइए इसको, ऑडमेन है, विजातीय है। आपका जवाब 1 अप्रैल। अगले प्रश्न की ओर बढ़े छात्रों। अगले प्रश्न में ये तो बड़ी ईमानदारी बरती गई है आपके साथ। ईमानदारी कहिए या दयालुपन की भावना कह लीजिए, कि हिंदी नाम भी दे दिया गया है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे, 3 नंबर के ऑप्शन को देखिए, बिल्ली का बच्चा, किटन, बिल्ली का बच्चा लिखा गया है आपकी सहूलियत के लिए, जबकि किटन की शुद्ध हिंदी बिलौटा। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा याद रखेंगे, हिरन के बच्चे को हिरनौटा, ये दो। तो यहाँ बिलौटा नहीं दिया आपको, आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया गया है कि आप जल्दी जवाब दें। बछड़ा, काफ, गाय के बच्चे को, बिल्ली का बच्चा किटन आप समझ रहे हैं, सिंह के बच्चे को शावक, और भेड़ के बच्चे को लैम, मेमना। तो स्वाभाविक है आप जवाब बिच कुतिया देंगे। आप क्या देख रहे हैं, बछड़ा, और ये तीनों ऑप्शन कौन कौन सा, किटन, कब एंड लैम्प, ये एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। ये क्या है, किसी एनिमल के संतान के नाम है, और ये क्या है, माँ है, ये है ना, ये सभी बच्चे, और एक इसमें से माँ, बिच कुतिया, इसलिए आपका जवाब यहाँ क्या हो जाएगा, बिच। नहीं, तो यहाँ एक होमवर्क जनरेट होता है, जो एनालॉजी से बार बार कहते भी आ रहे हैं कि आप जितने जानवरों को देखते सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके फीमेल को, उसके साउंड को, उसके बच्चे को याद रखना है। प्रश्न होता ही होता है, यहाँ हो या एनालॉजी में हो, कहीं ना कहीं आपको इससे मुलाकात हो ही जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ HW लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि यह प्रश्न होमवर्क जनरेट कर रहा है। यहाँ पर बच्चों को कुछ डेटा प्राप्त कर लेना चाहिए। आ जाइए फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत ही आसान। पौधा, दूसरा प्लांट, दूसरा जड़ रूट, तीसरा तना स्टेम, चौथा पत्ती लीफ, और 5वां शाखा ब्रांच। तुरंत पकड़ पाए होंगे आप, क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आया था, उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक आदि आदि, और साहित्य, तो साहित्य की सभी विधाएं, साहित्य का सब पार्ट, तो हम लोग साहित्य जवाब दिए थे। सेम फर्नीचर वाली बात में सेम एक और प्रश्न में आया था, यहाँ भी वही बात है क्या, जड़, तना, पत्ती और शाखा किसके पार्ट, जिसके पार्ट वो यहाँ लिखा है। देखिए जवाब क्या देना चाहिए हम लोग को क्लासिफिकेशन में, जड़, तना, पत्ती और शाखा सभी पौधे के पार्ट, इसलिए पौधे को अलग कर इसको ऑर्डमेन विजातीय घोषित किया गया, और इनको पौधे का पार्ट ग्रुप में रख दिया गया। हो गया ना ये क्लासिफाई, और वो हो गया ना ऑर्डमेन, बिल्कुल सही जवाब। आइए इस प्रश्न का भी जवाब, बड़ा ये तो देखते ही, तो मेरी एक सलाह मानिएगा। कभी कभी प्रश्नों में देखा क्या गया, प्रश्न में दिए गए शब्दों के अर्थ को हम समझते नहीं, उसके पूरे भावार्थ को नहीं जानते, लेकिन होता क्या है, दैनिक जीवन में उसके इस्तेमाल से उसके सेंस को पकड़ लेते हैं और सीधा सीधा जवाब मिल जाता है। अच्छा, यहाँ किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं देनी है। ब्लाइंड अंधा, डीफ बहरा, डम गूंगा, स्टपिट महामूर्ख, और लेम लंगड़ा, क्या जवाब देंगे, महामूर्ख जवाब देंगे। क्यों, अगर इसकी व्याख्या लें तो एक जरूरी है, लेकिन हमको लगता है कि मेरे छात्र, इस बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या इस प्रश्न को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आप महामूर्ख दे पाए थे या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल दे पाए थे। अंधा, गूंगा, लंगड़ा और बहरा, इसको कहते हैं हम लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड, नहीं शारीरिक रूप से,
और ये महामूर्ख क्या है, ये भी हैंडीकैप्ड है, लेकिन है कैसा, मेंटली हैंडीकैप्ड। तो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड का एक ग्रुप बनता है, तो वो क्लासिफाई, और महामूर्ख यहाँ पर विजातीय ऑड मैन। आ जाइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न। लो इंटेंसिटी के प्रश्न को बनाने में सबको मजा आता है, सब लोग बना भी रहे हैं ना, सब लोग बना रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन मेरी बहुत तगड़ी हो जा रही है, एनालॉजी मेरा बहुत तगड़ा हो जा रहा है। छात्रों, स्टार्ट है, क्लासिफिकेशन प्रारंभ किया गया। ऑब्वियस है, लो इंटेंसिटी के प्रश्नों को आपको दिखाया जाएगा, इसका यह मतलब नहीं होता है कि यहीं शेष हो गया, अब कुछ नहीं बचे। तैयार रहिए, आने वाले हर एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, कम से कम देख कर भी तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। खास करके इधर आने वाले लगातार 6 चैप्टर्स, जिसको आप मानते बहुत इजी है और इसी में फंस कर आ जाते हैं। बनाइए फिर प्रश्न। पोटैटो, टोमेटो, बीटर गार्ड, आलू, टमाटर, करेला, फूलगोभी, बैंगन। भाई इसमें क्या सोचा जाए, सभी तो सब्जी जैसे लग रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में सभी सब्जी जैसे लग रहे हैं। बायोलॉजिकली भी इसका नाम है, आलू को आप स्टेम कहते हैं, टमाटर को फ्रूट कहते हैं, जो भी। अगर गौर से देखा जाए, इसकी पोजीशन याद कीजिए, पेड़ पेड़ में ये लगता कहाँ कहाँ है, तो आपको याद आ जाएगा। अगर आलू को आप छोड़ दें सब, आलू के अलावे टमाटर, करेला, फूल गोभी और बैंगन, ये सभी सभी जमीन के ऊपर उगते हैं, जबकि आपका आलू जमीन के नीचे। सबसे बेहतर जवाब है ना, और कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, सबको पता है आलू जमीन के नीचे, बाकी जमीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत आसानी से बनाया जाएगा, अभी अभी जस्ट वैसा प्रश्न बनाए भी थे, देखिए गौर से। फूल, जड़, शाखा, पत्ती, तना। समय व्यतीत ना करें इसमें। फूल, शाखा ब्रांच, तना स्टेम, स्टेम और लीफ, ये जो चार आप देख रहे हैं, ये चारों पेड़ के ऐसे भाग जो जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन जड़ पेड़ का ऐसा पार्ट जो जमीन के नीचे होता है। आपका जवाब यहाँ पर हो जाता है रूट, जड़, है ना। आ जाइए फिर अगला प्रश्न। अभी अभी इस प्रश्न की चर्चा हो भी रही थी, और दिखते ही जैसे ही ये प्रश्न आपके सामने आया होगा, आप जवाब दे दिए होंगे। क्या जवाब था भाई आपका? भौतिक, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ये सभी पार्ट किसके? साइंस के। और ये पार्ट वाला क्वेश्चन की संभावना होती है, और यह क्लासिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। अगर दिए गए 5 विकल्पों में से एक का कोई 4 पार्ट है, तो वही जो एक जिसका सब पार्ट है वही आंसर होता है। नहीं मानेंगे ना इस बात को? तो इस प्रकार देख लेंगे पार्ट वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न बहुत ही आसान। कार्यालय, घर, फ्लैट, अपार्टमेंट एंड बंगलो, बंगला। क्या कहेंगे आप? बहुत आसानी से कह रहे होंगे, घर हो या अपार्टमेंट या बंगला या फ्लैट, ये सभी मानवों का निवास स्थल है। सही है, ये सभी मानवों का निवास स्थल है। लेकिन ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय वर्किंग प्लेस होता है। हालांकि ये वर्किंग प्लेस होता है, ऐसी जानकारी क्वेश्चन बनाने वाले को नहीं देनी है एग्जामिनेशन हॉल में। सिर्फ ये जानकारी अपने आप में रखनी थी कि फ्लैट, बंगला और घर और अपार्टमेंट ये निवास स्थल हैं, और ये निवास स्थल नहीं है। क्या है? गॉड नोस। नहीं भी जानते तो चलेगा, इसलिए इसमें घबराना नहीं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न, दिन, सप्ताह, समय, माह और वर्ष, है ना। क्या करेंगे भाई? अपनी भाषा में इसको अगर प्रोनाउंसिएशन कर लें तो बजा आ जाए। फिर अब जरा सोचिएगा, 2 नाम लेते हैं, कैलेंडर का नाम लेते हैं, कैलेंडर। दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष, ये कहाँ दिखेगा आपको? कैलेंडर में। समय, घड़ी में। कहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? ठीक है, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी दी जा सकती है। दिन को अलग परिभाषित कर सकते हैं, वर्ष को, सप्ताह को, महीने को एक अलग परिभाषित करके डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन साधारण सी बात, ये जो इसमें से 4 आपको दिख रहा है वो कैलेंडर का पार्ट है। कैलेंडर में आपको मिलेगा दिन, मिलेगा सप्ताह, मिलेगा कौन, मिलेगा महीना और मिलेगा वर्ष। ये नहीं मिलेगा। ये तो कहाँ मिलेगा भाई? समय देखना हो तो घड़ी के पास जाइए आप, नहीं। दिन देखना हो कैलेंडर देखिए, वीक देखना है कैलेंडर देखिए, माह देखना है कैलेंडर देखिए, ईयर भी देखना है कैलेंडर देखिए। बस समझे।
तो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का जिस ढंग से प्रयोग करते हैं आप करके देखिएगा, अधिकांश शब्द वाला प्रश्न जो है वो बोलचाल की भाषा में बन जाता है, वो सही भी होता है भाई। इसलिए इसमें परेशान नहीं होना है कि इनमें कुछ शब्दों की व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। आ जाइए फिर, उल्लू, तोता, चील, बाज और गिद्ध। यह प्रश्न मेरे जीवन में एक बार और आया था, समझे। तो चूंकि अब लगातार हल्के प्रश्न चल रहे थे, सभी प्रश्नों की लो इंटेंसिटी थी, धड़ाधड़ लड़के जवाब दे रहे थे, विश्वास मानेंगे, तभी अचानक एक लड़की खड़ा होकर कहती सर उल्लू। सर उल्लू का मतलब समझते हैं, उसने सर को ही उल्लू कह दिया। मेरी हालत खराब हो गई भाई, ये मेरे को उल्लू क्यों कह रहे हैं, जबकि उसके साथ एक तत्परता थी कि मेरे को जवाब मिला है, पूरी क्लास में सबसे पहले जवाब देने की चेष्टा की जाए, और उसमें उसने उल्लू आंसर होगा ऐसा नहीं करके सीधा कह दिया सर उल्लू। आप सोचिएगा यहां पर उल्लू जवाब क्यों दिया गया उसने, क्योंकि उल्लू जैसे ही जहन में आएगा आपके आपके मन में एक बात आएगी, इसको रात में दिखता है और दिन में नहीं दिखता। नहीं, आप क्या कहेंगे, इसको रात में दिखता है बाकी को नहीं। तो आपने क्या गलती की क्लासिफिकेशन में, एक का गुण बताया और चारों का अवगुण बता रहे। अच्छा एक बात बताइए, उल्लू का गुण है रात में दिखना, किसी उल्लू के पास जाएंगे और उल्लू कहेंगे भाई तुम बड़ा गुणकारी लोग हो, तुमको रात में दिखता है, वो गुस्सा जाएगा आप पर, भाई ये गुणकारी बात क्या है, दिन भर हम नहीं देख पाते, ये तो अवगुण है मेरा, और सबों को तो दिन रात में दिखता है। जबकि क्लासिफिकेशन में आपको करना क्या है, चार एलिमेंट के गुण को दर्शाने हैं, और आप क्या कर रहे हैं, एक का गुण। तो उल्लू गलत हो गया ना आपका। फिर आप आंसर समझें, उल्लू, चील, गिद्ध, उल्लू, चील, गिद्ध और बाघ ये सभी मांसाहारी होते हैं, ये मांस का भक्षण करते हैं, है ना। जबकि जबकि तोता मांस का भक्षण नहीं करता, ये वेजिटेरियन होता है। जवाब आपका तोता होगा। हमने क्या किया, दिए गए 5 विकल्पों में 4 के गुण मिले। क्या गुण थे, ये मांसाहारी वाला गुण में 4 फिट बैठता था, एक ग्रुप का निर्माण किया, इसलिए हमने इसको क्लासीफाई किया। ये मांसाहारी नहीं था, इस ग्रुप में फिट नहीं बैठा, इस समूह में आ नहीं पाया, हमने जवाब दे दिया तोता। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन का जवाब दिया भी जाता है। आ जाइए, एक प्रश्न आपके सामने फिर से है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। मुर्गी पहचानते हैं आप, लोमड़ी पहचानते, मेढक भी पहचानते, कुतिया, बिच्छू पहचानते, खरगोश, रैबिट आप पहचानते, है ना। दीजिए जवाब। आपका जवाब मेढक होगा। क्यों, मेढक के अलावे आप सभी ऑप्शंस को देखिए, मुर्गी, लोमड़ी, कुतिया और खरगोश ये थलचर प्राणी है, केवल थलचर प्राणी है, नहीं। और ये इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन, यानी ये हो जाता है जल थल चर, है ना। ये सारे प्राणी जो पहले 4 नाम आप ले रहे थे वो थे थलचर प्राणी, और ये कैसा है, ये कैसा है, ये है जल थलचर प्राणी, केवल थलचर प्राणी नहीं है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मेढक, एम्फीबियन। आ जाइए, ये प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न। अच्छा, आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन में ऐसे प्रश्न प्रायतः जो शब्द हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी विषय में या समाज में किसी को बोलते, देखते, सुनते, पढ़ते ही आपने देखा होगा, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। सिर्फ क्या है कि आप 4 के गुण मिला सकते हैं, पृथ्वी, मंगल, मार्स, शनि, सैटर्न, शुक्र, वेनस, चंद्रमा, मून। कैसे करेंगे भाई, चंद्रमा देखते ही समझ गए होंगे आप लोग। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, शनि और शुक्र एक जैसा कैसे, बताइए बताइए, एक जैसा कैसे। तो आप कहेंगे ये सभी ग्रह हैं, है ना, ग्रह। ये ग्रह नहीं है, ये तो उपग्रह है। तो आप इसमें से ऑर्डमेन चुनकर दे देंगे चंद्रमा। ऐसा प्रश्न होता है भाई, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन का होता है, ज्योग्राफी वगैरह की बात होती है उसमें, उस पर ध्यान दिए रहेंगे आप लोग। आ जाइए, संख्याओं से संबंधित प्रश्न आने की बारी। प्रश्न आने से पहले एक बात, संख्याओं का परिचय आपके पास है या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। संख्याओं का परिचय का मतलब, सम संख्या विषम संख्या को तो सब पहचानते हैं, प्राइम नंबर को भी सब पहचानते हैं, लेकिन कितना जल्दी कौन पहचानता है। अगर कहीं पर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 19 तो या 59, तो ये प्राइम है, देखते ही पकड़ पाएंगे कि नहीं आप। और संख्याओं से संबंधित जो सलाह दी गई थी, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, उसको भी देख लेंगे,
क्योंकि आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशन में क्वेश्चन की तीव्रता जब बढ़ेगी, यानी क्वेश्चन को जब बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया जाएगा, तो उस समय उसकी दरकार पड़ेगी और आपके पास वो डेटा होना चाहिए। अगर वो डेटा का अभाव है तो निश्चित तौर पर इसके पूर्व आने वाले वीडियोस को आप देखेंगे। इन 5 संख्याओं में से 4 के गुण आपको मिला देने हैं, 4 के गुण मिलाने हैं, एक अपने आप छटेगा। आप देखेंगे 13, ये 13 प्राइम नंबर है, सही है। 19 भी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कहते हैं किसको, इस बात को बताने की किसी को जरूरत नहीं है भाई, सब लोग जानते हैं ये भी प्राइम नंबर है। मेरी बात सही चल रही है अभी तक। और 17 भी प्राइम नंबर है, मानेंगे इस बात को ना? तो फिर आप समझ गए होंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। 13, 17, 19 और 23 प्राइम का ग्रुप बना रहे हैं, प्राइम नंबर का ग्रुप बना रहे थे, हो गए क्लासीफाई, हो गए एक वर्ग में। ये नहीं बना पाया प्राइम नंबर का, तो ये प्राइम के ग्रुप में नहीं आएगा, तो हटाइए 27 को, 27 आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, 13 फिर से दिखा, पहले देखिए 13 जैसे ही दिखा हम लोगों के मन में आ गया कि भाई प्राइम नंबर है ये, क्या 13 के आते ही ये बात आई या नहीं? जैसे ही हम लोगों ने 13 देखा तो हम लोगों को लग गया 13 का मतलब कि प्राइम, बिल्कुल सही। 37 बिल्कुल प्राइम, ऐसा आ रहा है ना? तो 53 भी प्राइम, क्या 53 तो 67 भी प्राइम। आप समझ गए होंगे अब तो ये चारों एक ग्रुप वाले हो ही गई, ये चारों एक ग्रुप वाले। तो विजातीय कौन सा हो जाएगा? 75। ये एक और खुद से ना कटकर और भी कई संख्याओं से कटता है, इसलिए प्राइम नहीं है। आपका जवाब 75 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे आप। अगले प्रश्न की तलाश कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 27 ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट। 72 भी कंपोजिट, 45 भी कंपोजिट, 96 भी कंपोजिट। ओहो, एक प्राइम है। इस बार क्या हुआ? 27, 45, 96 और ये 72 ये कंपोजिट नंबर और ये कंपोजिट ना होकर हो गया प्राइम। तो आपका जवाब ये हो जाएगा। और कोई जवाब आपको मिल रहा है क्या? नहीं, और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, फिर से अगला प्रश्न प्राइम नंबर से संबंधित दिख रहा है। 13 जैसे ही दिखा हम लोगों के मन में तुरंत आया कि भाई फिर से प्राइम नंबर वाली बात चला दिया इसने। देख लीजिए फिर 13 ये है प्राइम, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट और ये कंपोजिट, सही है। अच्छा, ये भी आप कह रहे हैं तो मानेंगे ना उसको भी भाई। आप इसको इवन नंबर कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये भी इवन है, 2 से कटेगा ही, लास्ट डिजिट जब 2 से कट रही है तो इवन ये भी और इवन ये भी। और इसको ऑड कह रहे थे, यही कह रहे थे ना आप? तो ठीक तो कह रहे थे आप। ये 4 इवन का ग्रुप बनाते हैं और ये इवन में नहीं आता, बिल्कुल सही थे आप भी। तो आगे बढ़िए ना फिर। अगला प्रश्न ये, इसमें समझ गए होंगे। देखते हैं, आप लोग एनालॉजी क्लासिफिकेशन में इतने दक्ष हो चुके हैं कि इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। 22 और बी लिखा है एक साथ। एक्चुअली वी की पोजीशन 22 होती है, जिसको हम लोग बार बार पुकार रहे हैं, याद कीजिए ये वैलिड वैल्यू होती है। याद आया कुछ? चलिए वैलिड वैल्यू है। दूसरा ऑप्शन आते हैं, ये दूसरा 20s। याद कीजिए ये s की वैल्यू 20 नहीं होती है, इसकी तो t की वैल्यू होती है। एक्चुअली s की वैल्यू कितनी है? तो 19। तो पहले वाले ऑप्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट है नंबर वाली, वो v की पोजीशन, ये सेकंड वाली नहीं है। इसको काटते हैं ऐसे करके, देख लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फिर बताइए 24x, क्या x की ये डिजिटल वैल्यू नहीं होती है या वैलिड वैल्यू? बिल्कुल होती है। 18r होती है। और चलिए 26z, ये ऑप्शन या ये ऑप्शन देख लीजिए, या ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, जिस लेटर का उसने इस्तेमाल किया है उसी की डिजिटल वैल्यू है। तो इस आधार पर s की डिजिटल वैल्यू तो 19 होनी चाहिए। इसने 20 दिया, हो गया यह विजातीय, और जवाब दे दीजिए 20s, है ना। तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्याओं से संबंधित है, संख्याओं से संबंधित प्रश्न जी। क्या देख रहे हैं? अच्छा, कई बार आप अधिकांश प्रश्नों को, हम एनालॉजी और क्लासिफिकेशन दोनों की बात कर रहे हैं, जैसे ही आंख के सामने वह प्रश्न आपके आता है, आप वो बात देख लेते हैं। आप देख पाए नहीं, ठीक है। एक लड़के ने कहा इसके बारे, चलिए उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे हम लोग।
एक ने कहा, पहले उसी की चर्चा करते हैं। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये 6 का स्क्वायर है, और बाकी स्क्वायर नंबर नहीं है। छात्रों, क्लासिफिकेशन की ये उचित परिभाषा नहीं हुई। ठीक है, आंसर आपका वही होगा, यह एक अलग बात है, लेकिन आप ऐसा कहेंगे दिए गए 5 विकल्प में एक में वह गुण है और 4 में वह गुण नहीं है, इसलिए उसको भाई क्लासिफाई करेंगे तो गुण वाले से करेंगे ना, प्रॉपर्टी वाले से ना करेंगे आप। ये नहीं, ऐसे कहें ना, उल्टा कहें आप, ये नहीं कहें कि ये स्क्वायर है बाकी स्क्वायर नहीं। ये डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है ना, ये भी डिविजिबल है किससे, 11 से, सही कह रहे हैं हम। और ये भी डिविजिबल है 11 से, आप देख रहे हैं ये भी डिविजिबल है 11 से, मानेंगे ना मेरी बात। लेकिन ये चारों 11 से विभाजित हैं और ये जो है 11 से विभाजित नहीं है, तो नहीं वाला अवगुणकारी हो गया। और क्लास विजातीय में जवाब किसका, अवगुणकारी का, और क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करने में उसके गुण का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया। अच्छा, इसमें पेयर ऑफ नंबर है हर एक ऑप्शन में, क्या दिक्कत है? पेयर ऑफ नंबर में हो सकता है उसका डिफरेंस, हो सकता है उसका योगफल, हो सकता है उसका गुणनफल या भागफल सेम हो, ऐसा हो सकता है। कभी कभी इनके भीतर, इस संख्या के भीतर जिन जिन अंकों का प्रयोग किया हो उसके योगफल से मतलब हो, उसके गुणनफल से मतलब हो, तो सब पर एक भारी नजर डालनी होगी हम लोगों को। चलो इसमें मामला क्या रखा है उसने, एक बार कल्पना करते हैं। ये 50, ये जो बीच में दिया है सेपरेशन, इसका मतलब माइनस ही नहीं समझेंगे हम लोग, वो माइनस नहीं समझेंगे। आप उसके जगह पर कोई सिंबल तक का इस्तेमाल कर सकता है वो, ऐसा नहीं, चिन्ह तो वो माइनस का है तो माइनस मान नहीं लेंगे उसको। आप गौर से देखें, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 52 और 61 का डिफरेंस 9 होगा ना, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस निकालिए, ऑप्शन नंबर 3 का। 3 में 2 चला गया 1, और 8 में 7 चला गया, 11 डिफरेंस है। आते हैं 2 नंबर के ऑप्शन में। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालने की कोशिश की गई तो 4 माइनस 3 1 और 5 1, ये भी 11। थोड़ा सा संकेत तो आपको दिखा। फिर आप यहाँ चले आए और डिफरेंस निकालें 18 और 29 का, तो यहाँ भी 11 आता है डिफरेंस। और फाइनली आप जब 23 एंड 34 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी आपका 11 है। आप समझ गए होंगे कि आपका जवाब इस बार ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, डिफरेंस नहीं होता तो कोई और बात होती, आएगा भी कई प्रश्नों में, देख लिया जाएगा उसको भाई। आ जाइए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये 3 3 दिया, देने दीजिए, काम प्रारंभ कर देना है। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आया, ऐसा नहीं कि प्रश्न हार्ड है, प्रश्न बहुत भारी है, ऐसा सोचकर हम पहले ही शिथिल ना हो जाएं। इतना तो समझ में आ रहा है, 18 दूनी 36। पहले दो संख्याओं को देखेंगे तो एक बात निकल कर आई है। यहाँ पर पहली संख्या में 2 से गुना करने पर दूसरी संख्या मिलती है। हम तीसरे की जांच करेंगे बाद में, पहले इधर ही देख लेते हैं। 21 में 2 से गुना करेंगे तो 42, 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26। आ रहा है कि नहीं बताइए? 14 में 2 से गुना करेंगे तो 28, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32। ये तो आ रहा है। प्रथम 2 एलिमेंट जो आपको दिया गया, पहला जो 2 संख्या दिया गया है उसमें किसी प्रकार का विजातीय नहीं पकड़ा गया, सबके गुण एक जैसे मिले। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आप सेकेंड एंड थर्ड में ये +2 है, ठीक है, हम लिख रहे हैं, लेकिन आप तो आंखों से देख करके समझ गए होंगे ये चीज। 28 में क्या किया है भाई, 28 में गुना 2 किया तो 56 मिले। यहाँ क्या किया है, 42 एंड 44 में, 42 के बाद 44 कैसे, तो उसका गुण क्या है, ये भी +2। आ जाइए, ये भी +2। अब बोलने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ चुके होंगे। और यहाँ भी +2। एक्चुअली 4 ऑप्शन में अगर इस ऑप्शन को हम हटा दें, इस ऑप्शन को हटा दें, तो 4 ऑप्शन में मामला क्या है, इंटू 2 और +2 है ना, ये मामला है ना। लेकिन एक जो विजातीय हो गया उसमें इंटू 2 तो था, लेकिन ये +2 की जगह पर इंटू 2 कर दिया, ये तो डिफरेंट है भाई, ये तो विजातीय है, यही वाला तो आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आप 2 दे भी देते।
अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न फिर से आ गया। देखते ही 7 जैसे देखा प्राइम नंबर का गंध आने लगा आपको, उम्मीद बढ़ी कि ये प्राइम नंबर का चांस है। देखना शुरू करें क्या? 7 बिल्कुल प्राइम है, 13 प्राइम है, अब तो पकड़ा गया भाई। 5 भी प्राइम है, बिल्कुल सही। 19 भी प्राइम है, छोड़िए ना, अब तो जवाब आ चुका है। क्या जवाब 12 ना दे दिया जाए? ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे प्रश्नों को तो तुरंत बनाकर अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ भी जाते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। आप जिस ढंग से वर्ग और क्यूब को रटे हैं, आपको बहुत मदद करेगा ये। 37 को एक रूप से डिफाइन करें तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। बोलिए सही या गलत? बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर 2, इस पैटर्न के आधार पर अगर आप 50 को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो 7 स्क्वायर प्लस 1, मानेंगे मेरी बात? है ना मानने योग्य? 82 को डिफाइन कर सकते हैं, आप पकड़ चुके हैं आंसर भाई। ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 सही चल रहा है। इसको डिफाइन कर लीजिए, सब लोगों को पता है ये 13 स्क्वायर प्लस 1 है। ये सोचिए, ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ऐसे तो पकड़ा था भाई। इससे एक माइनस कर दो 36 वर्ग नंबर, इससे एक घटा दो 81 वो भी वर्ग संख्या, इससे एक घटा दो 169 वर्ग संख्या, इससे एक घटा दें आप 49 वर्ग संख्या, इसमें एक घटा दें आप 123। किस कोई वर्ग संख्या नहीं है। एक्चुअली ये क्या है पता है? ये 5 का क्यूब माइनस 1 है। एक्चुअली गुण क्या है? किसी संख्या का स्क्वायर करें तब उसमें एक जोड़ें तो वो संख्या प्राप्त हो रही थी, जबकि इसने क्या किया है? किसी के क्यूब में से एक घटाया। क्या जवाब देना पसंद करेंगे आप सारे लोग? 124। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न दिखा क्या? 35 की अगर पहली बार में कोई भी परिभाषा लेना तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, चलो ठीक है ले लेते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 1। ये 64 8 का स्क्वायर माइनस 1, देखिए दोनों एक जैसा दिया है, लेकिन ये वैसा नहीं, ये भी वैसा नहीं, यानी हम लोगों की सोच ठीक नहीं थी। पहली सोच में जो इसको हम लोग क्या किए थे बताइए? 35 को जैसे ही हम लोगों ने किया 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया था। 63 8 का स्क्वायर 64 में गया, ये दोनों आया तो हम लोग काम आगे बढ़ाने की कोशिश किए। 91 तभी नहीं मिला, और कभी कभी 91 को आंसर देकर लोग निकल जाते हैं भाई 2 मिल गया तो बाकी तो सेम हो गए। भैया पूरी जांच करें आप। 91 को जांचा, घटा दीजिए ना, इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या स्क्वायर नंबर 92 होगा? नेवर, कभी नहीं। एक जोड़ दीजिए 96, नहीं। 15 भी नहीं। बात अब चेंज करनी होगी। ये जो सोच हम लोगों की चल रही थी, ये मजा नहीं आया, ये आंसर नहीं दिला पा रहा है। अगली बात, अच्छा 35 और 14 को देखते हैं, इन सबों को बाद में भी देखें तो इन दोनों में कुछ तो गंध फैला होगा। 35 और 14, क्या ये दोनों 7 के 7 से विभाजित होने वाले हैं? 5 टाइम्स। ये डिविजिबल है 7 से, और ये डिविजिबल है 7 से। सबसे पहले हम लोगों को ये पकड़ में आई बात, ये भी तो 9 टाइम्स है, ये भी डिविजिबल है 7 से। ये भी तो 13 बार में है भाई, ये भी तो डिविजिबल बाय 7 है। लेकिन ये 95 7 से कटता है क्या? नहीं कटता है, आप देखिए गौर से। तो इस 95 को छोड़कर बाकी की संख्याओं को देखेंगे तो वो 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का एक समूह था, इसलिए वो क्लासीफाई था। और ये 95 7 के मल्टीपल में नहीं आता, 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए आपका जवाब 95 हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें फिर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तुरंत पकड़े, ये तो तुरंत पकड़े होंगे क्या, है ना? क्या बताएं, क्या बताएं, सीधा आंसर ये दिए थे कि नहीं? कैसे? क्या इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे भाई? पहला वर्ग संख्या है, 4 का स्क्वायर है, ये किसका है? 10 स्क्वायर। ये क्या है भाई? 7 स्क्वायर। ये क्या है? 9 का स्क्वायर। ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं, ये एक्चुअली क्या है? क्यूब है। बाकी सब क्या था? स्क्वायर था। ये भी स्क्वायर था, ग्रुप बना रहा है, देखिए ये भी स्क्वायर था, ग्रुप बना रहा है, ये भी स्क्वायर था, वो चारों ने ग्रुप बनाया, ये ग्रुप नहीं बना पाया, हटाइए इसको, जवाब आपका 125। अगला प्रश्न तो बड़ा लगता है कि ये दोहरा गया क्या प्रश्न? देखिए तो, छोड़िए ना दोहरा है या कुछ भी हो, बना तो देंगे ही हम लोग, 2 बार बना लेंगे, क्या दिक्कत। 13 प्राइम मानेंगे, चलिए 17 प्राइम ये भी मानेंगे,
23 प्राइम, ये भी माने प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, एक और अपने आप से कटने वाली संख्या। 19 भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 15 एक और अपने से कटने के अलावा 3 और 5 से भी कटता है। यही परिभाषा थी ना भाज्य संख्या की, प्राइम नंबर की। तो जवाब तो आप सही दे पाए। अगली बात, इसे देखें। और स्क्वायर और क्यूब पर आप जितना काम करेंगे उतनी उतनी सहूलियत होगी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, इंसर्टिंग द क्वेश्चन फैक्टर आदि प्रश्नों को बनाना। पहला ऑप्शन को आप देखेंगे 9 और 27, क्या कहेंगे इसको? ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है। यही डेफिनेशन देंगे, 3 स्क्वायर इट मीन्स 9, 3 क्यूब इट मीन्स 27। तो इसको कहना क्या पड़ेगा, पहला पहला जो एलिमेंट है वो जिसका स्क्वायर है, दूसरा एलिमेंट उसी का क्यूब है। नहीं, 3 का स्क्वायर और 3 का ही क्यूब। पहली बात तो पकड़ी गई। दूसरे में वो पकड़ा जाता है या नहीं, क्या है? 16 और 64, ये किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट और 4 का ही क्यूब सेकंड एलिमेंट। हो गए ना दोनों एक ग्रुप का, हुआ ना एक ग्रुप का। जरा तीसरे की बात कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन आपका है 4 एंड 8। क्या है ये? 4, 2 का स्क्वायर, तो 2 का ही क्यूब दूसरा वाला एलिमेंट है कि नहीं है? तो मिल तो गया ये भी, भाई ये भी उसी ग्रुप का। ग्रुप वाले को गोल गोल से घेर देते हैं। चौथा, चौथा मिला आपको 36 एंड 216, 216, ये है 6 का स्क्वायर। पहला एलिमेंट जिसका स्क्वायर होगा दूसरा उसी का क्यूब होना चाहिए। क्या 6 का क्यूब 216 नहीं होता है? होता है। ये चारों उसी ग्रुप के हो गए। पांचवा भी उसी ग्रुप जैसा लग रहा है क्या? इसको अलग करके ले चलते हैं, फिर पता करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज 64, देन सेकेंड इज 502। 64 किसका स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। छात्रों इसमें प्रोसेस क्या अपनाया है? फर्स्ट एलिमेंट जिसका स्क्वायर उसी का क्यूब सेकेंड एलिमेंट, यही है ना। तो 8 का स्क्वायर तो 64, चलो भाई ये सही दिया है। 8 का क्यूब हम लोग 502 थोड़े ना याद किए हैं, और 512 याद किए हैं। हो गई ना गलती यहाँ पर, हो गया ना, ये भी जाती है ऑड में, है ना। तो कितना आवश्यक है स्क्वायर और क्यूब के रिस्पेक्ट में किसी संख्या को परिभाषित करना। आपके सामने एक प्रश्न और, कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके फिर से ध्यान दिला दें। इसके बाद आने वाली वीडियो लगातार क्लासिफिकेशन जितनी भी वीडियो आएगी भाई, शुरू से देख रहे तो अंत तक देखिए उसको। ऐसा नहीं कि 2-3 वीडियो देखा चौथा छोड़ो हटाओ सीख गए। आप नहीं सीखे हैं अभी, कई प्रश्नों को देखना बाकी है। इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कठिन प्रश्न आने वाले हैं। कठिन तो अब नहीं होंगे क्योंकि आप धीरे 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 क्रमशः जो सीख रहे हैं, कई आंशिक से अधिकांश कर कई अधिकांश को पूर्णता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आधार आपका बहुत मजबूत है। आप वीडियो को देखेंगे जरूर। आ जाइए फिर। क्या चल रहा है पता? किसी वर्ग संख्या, किसी घन संख्या के आसपास की संख्या है क्या? नहीं। तो एक एक होमवर्क जो सीरीज में हम देंगे आपको, आपको सिखाएंगे कि संख्याओं के साथ अभी तक जो हमने सीखा, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, प्राइम नंबर और इवन को की पहचान करना या रैपिडली उसको बोलना। रैपिडली की संख्या को, संख्या लिखी गई है तो उसको स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में पहचान जाना, ये तो है ही। एक बार और पहचानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए 80 और 200 में क्या रिलेशन। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ 50 है, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर भाई 75 है। डिफरेंस की तो बात है नहीं। जोड़ कर देखें तो 40 10 50 58 2 60 63, इसका जवाब 28, इसका जवाब 175। कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। जोड़े को जोड़ने और घटाने से कोई तालमेल नहीं बैठा। बात तो कुछ और सोचनी पड़ेगी हम लोगों को। ऐसा करते हैं ना फिर हम लोग। ये 8 20 कैसे हो गया? 8 में ऐसी कौन सी ऑपरेशन की गई, ऐसी कौन सी कार्रवाई की गई कि वो 20 में बदल गया? 8 को 2 से गुना करें आप लोग, 16। 8 में 2 से गुना करें तो 16, 16 पकड़े रहेंगे हाथ में। फिर 8 के आधे को, 4 को जोड़ देंगे, हो जाएगा ना 20। समझिए हम क्या कह रहे हैं। एक्चुअली 8 को तो पकड़ ही लिया हम लोगों ने। 8 को 2 से गुना कर दिया हम लोगों ने। मिल गए कितने? ध्यान से देखिएगा सब लोग, 16 में जोड़ देते हैं इसका, यानी 8 का आधा।
हो गए 16, इसका आधा करें तो कितना, +4 बराबर 20। मिला ना, ऐसा एक रिलेशन मिला। क्या ऐसा रिलेशन यहां पर है? चेक करने की कोशिश करते हैं। 50 और 120 के बीच क्या ऐसा रिश्ता है? अगर ऐसा हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 2 गुना कर देना है। 50 को 2 से गुना किया आपने, मिले आपको 100 में आप 50 के आधे को यानी 25 को जोड़ेंगे तो आपका जवाब 125 होगा। छात्रों, इसी को 2.5 गुना करना कहते हैं। 2 से गुना करो, फिर उसके आधे को जोड़े, दैट इज 2.5 गुना। 1 से गुना करो, फिर आधा जोड़ो, 1.5 गुना। 3 से गुना करो, फिर आधा जोड़ो, 3.5 गुना। तो सीधा 2.5 गुना क्यों ना कर ले हम लोग? तो आप देखेंगे 8 को आप 2.5 से गुना करें तो मिलते हैं 20। मानेंगे बात को? अभी अभी आपने देखा, इसी प्रोसेस को 2.5 गुना कहते भी, ये तो लंबी प्रोसेस है। तो 2.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना को पहचानना होगा हम लोग को। सीरीज में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। 2.5 गुना को 1.5 गुना तो 3.5 गुना तक देखा गया है भाई। 50 को 2.5 से गुना करें, आपका 125 अभी अभी आया था। या इसको 2 से गुना करके उसके आधे को जोड़ दें, दोनों बात बराबर है। 18 को छात्र 2 से गुना कीजिए, 36 में उसके आधे यानी 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। क्या इसको भी गुना 2.5 कह सकते हैं ना? हो गए ना तीनों एक ग्रुप जैसे। अब आप 20 से 70 को इस मेथड से प्राप्त करने के लिए आप कोशिश किससे करेंगे गुना करने की? 2.5 से करके देखिए। फिर 20 को 2 से गुना किए, हो गए 40। अब 20 के आधे को जोड़ दिया गया 40 में, तो 40 10 हो गए 50, जबकि दिया 70 है। तो इस ग्रुप में तो ये फिट नहीं बैठा। अब जांच आखिर में इसकी करनी है। आपको करना क्या है? गुना करना है 2.5 से। 80 को 2 से गुना करिए ना भाई, 160। फिर उसके आधे 40 को जोड़ेंगे, मिल जाएगा आपको 200। आप देख लिए ना, ये तीनों और ये अकेला, ये एक ग्रुप का और ये इस ग्रुप का नहीं। हटाइए, ऑप्शन नंबर 2 आपका जवाब होगा, क्योंकि यही इसका विजातीय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अच्छा, कभी कभी ना आंखों का कमाल, जो आंखों का चमत्कार हम कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कभी कभी, ठीक है लेफ्ट टू राइट संख्याएं दी हैं तो छात्रों को लेफ्ट टू राइट सोचना चाहिए। भाई हमारी एग्जामिनेशन में प्रश्न का बनना सही समय पर, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही समय पर सही बन जाना, है ना? एक्सप्लेनेशन कभी कभी ना भी करते हैं फिर भी, तो कभी कभी लेफ्ट टू राइट, कभी कभी राइट टू लेफ्ट। अगर मान लीजिए राइट टू लेफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में कोई सजा हुआ है, या अल्फाबेट सजा है, या नंबर से, उसको पहचानना बड़ा आसान होता है। तो छोटे से बड़े राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो जल्दी पकड़ेंगे आप। सब लोगों ने पकड़ लिया शायद, है ना? स्टार्ट करें फिर। पहला, ये आप आए फर्स्ट एलिमेंट, हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 4 3 2 1, सोचिए 6 प्राप्त करेंगे आप सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को 6 से भाग दिया तो सेकेंड एलिमेंट मिला। अच्छा, तो फर्स्ट एलिमेंट 44 डिवाइडेड बाय 6, ये तो पूरी तरह कट भी नहीं रहा है भाई। ये 6 की जगह 4 से डिवाइड किया, तब इसको सेकेंड एलिमेंट मिले। थर्ड, ये ऑप्शन देखिए, 60 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। भाई ये वाला और ये वाला तो एक जैसा मिला। अब यहां थोड़ा सा आते हैं, 42 डिवाइडेड बाय 6 इट मीन 7। अरे वाह, उसी ग्रुप का है ये भी, देखिए। और देन अगेन 54 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 9, ये भी उसी ग्रुप का है। मिले ना? ये चारों 6 से कट रहा है। पहली संख्या 6 से कट जा रही है तो सेकंड संख्या मिल जा रही है। और थर्ड वाले ऑप्शन को देखिए, पहली वाली संख्या में 6 से ना भाग लगाकर 4 से जब आप भाग लगाते हैं तो आपको मिलती है दूसरी संख्या। आप समझ गए होंगे कि इस हालत में आपको जवाब ऑप्शन नंबर 3 देना था। सभी छात्रों को अल्फाबेट की डिजिटल वैल्यू, अल्फाबेट की अपोजिट वैल्यू याद है, इसलिए उम्मीद है कि यह प्रश्न देखते ही आप बना रहे होंगे। बिल्कुल सीधा सीधा कहिए ना, h की वैल्यू 8 होती है, p की वैल्यू 16 होती है ना? n की वैल्यू भाई 14 नहीं होती है, 14 नहीं होती है, वो तो 13 होती है। क्या w की
एन की वैल्यू 13 होती है? नहीं, 14 ही होती है, ये भी सही। आ जाइए यहाँ, जी की वैल्यू 7, याद कीजिए थोड़ा, जी की वैल्यू 7 होती है? होती है। ओहो, एच की वैल्यू 8 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है और जी की भी 7 होती है। लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू 13 ना होकर 23 होता है। नहीं, क्या जवाब देना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर 5 ना, बिल्कुल सही। अच्छा, एन की वैल्यू 14 होती थी, हम मिस कर रहे थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने आ गया, थोड़ी सी भिन्नता तो इसमें दिख रही है। क्या भिन्नता है भाई? एक मिनट, हम याद दिलाते हैं। एन की वैल्यू छात्रों होती 14 है, एल की वैल्यू 12 होती है, एम की वैल्यू 13 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है और ओ की वैल्यू 15। ये सबों को याद है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जितनी भी वैल्यू अभी पुकारी गई, हम लोग अपनी भाषा में इसको वैलिड वैल्यू पुकारते हैं। और यहां पर n की वैल्यू 13, ये वैलिड दिया हुआ है, बाकी जगह वैलिड नहीं दिया। तो दिया क्या है भाई? तो अगर n की वैल्यू 14, तो इसकी अपोजिट वैल्यू निश्चित ही 27 माइनस 14 इक्वल टू 13 होगा। वही तो दिया हुआ था जो आप जनरली याद रखते हैं। एल की वैल्यू होती 12, लेकिन अपोजिट वैल्यू निकालने के लिए 27 माइनस 12 बराबर 15, वही तो दिया हुआ था। यहाँ एम की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी गई थी, जी की वैल्यू 20, तो इसकी स्वाभाविक है अपोजिट वैल्यू जो होगी वो 27 माइनस 20 बराबर 7, 27 माइनस 7 इक्वल टू 20, वो भी दिया हुआ था। और ओ की वैलिड वैल्यू 15, और जब आप अपोजिट वैल्यू निकाल रहे थे तो आपने 27 माइनस 15 किया 12। आप देखे होंगे ये अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, अपोजिट वैल्यू, और आपका जवाब ये डिजिटल वैल्यू वाला। आप सोच रहे होंगे कि सर इस प्रश्न को तो हम लोगों ने देखते ही बना लिया था, इतनी बड़ी ऑपरेशन आपने क्यों की? छात्रों, ये एक शिक्षा व्यवस्था है। हमको पता था कि आपको सारी वैल्यू याद है, लेकिन ऐसा करने से आप रिपीट कर लेते हैं, आप फिर से रिमाइंड हो जाता है, फिर से रिवीजन हो जाता है उसका, इसलिए इतने लंबे चले गए थे इस प्रश्न में, है ना। इतनी स्वतंत्रता तो आप दीजिए। आप याद जिस चीज को करें उसको कई प्रश्न दर प्रश्न उसको समझा भी दिया जाए, उसको बार बार याद भी करा दिया जाए। इसलिए कहते हैं कि पूरी वीडियो देखिए और एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, इसलिए कहते हैं, क्योंकि समय समय पर उस सारी बातों की पुनरावृत्ति भी क्वेश्चन दर क्वेश्चन कराते रहते हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा। आ जाइए फिर एक प्रश्न आपके सामने। बड़ी बड़ी संख्या है भाई, ये बड़ी बड़ी संख्या, क्या करें? स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर तो सबसे पहले सोच रहे होंगे, प्राइम नंबर सबसे पहले सोच रहे होंगे, ऑड इवन का मामला, ऑड इवन का मामला, ऑड इवन का मामला भी तो नहीं ही है, दो दो मिस कर रहा है, इवन में ऑड में आ रहा है। लेकिन एक चीज दिख रहा है, आंखों से ही दिख रहा है हम लोगों को, जरा गौर से छात्र देखिए, थोड़ा सा हिंट्स करते हैं, इसको भी जातीय कर देते हैं, इसको ऑडमेन करते हैं, कैसे समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लगाइए लगाइए दिमाग। 250, 125, 105, ये 250, 125, 105 और 150 किसी एक संख्या से विभाजित होने वाली संख्या है जिससे वो नहीं करती। बताइए वो संख्या कौन सी है? 5 है। वो 5 से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं और ये नहीं था। आपका जवाब 1 1 16 होगा। लेकिन तभी आप एक अपील करेंगे, सर क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 5 का क्यूब है। ये ऑप्शन नंबर 3 क्यूब नंबर है, ध्यान से सुनिएगा मेरी भाषा, ये क्यूब नंबर है, बाकी सब क्यूब नंबर नहीं है। तो क्या हम जवाब 125 नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं आपको जवाब, क्योंकि क्लासिफिकेशन की परिभाषा को जस्टिफाई नहीं होने देंगे आप। आपने करना क्या था, इनमें से 4 विकल्पों का ग्रुप एक जैसा, गुण एक जैसा मिलाकर एक ग्रुप में शामिल करवाना था। कर क्या रहे हैं आप? एक का, इनमें से एक क्यूब नंबर है, मात्र एक का गुण बताएंगे क्लासिफिकेशन में आप। एक के अलावे जितने विकल्प बचते हैं उनके गुणों को दिखाना था, इसलिए ये जस्टिफाई नहीं करता है क्लासिफिकेशन की परिभाषा को। लगता है कि आंसर हमारा सही है, बचेंगे इससे। जब तक 4 के गुण ना मिल जाए 5वां जवाब नहीं देना है। ये प्रायः गलती होती है, शुरुआती दौर में हमसे भी गलती ऐसा होती थी जब, लेकिन क्लासिफिकेशन की परिभाषा को अच्छी तरह देखा गया तो फिर गलतियों की चांस बंद हो गई। भाई ये तो देखते बनेगा, इतनी वीडियोस देख चुके हैं। एनालॉजी क्लास नहीं देखें तो फिर देख लीजिए। एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में दोनों, और अल्फ़ाबेट में भी ये सलाह दी गई थी। और हमारी क्या,
आप चलेंगे तो मैथ्स के सर भी आपको ये निश्चित तौर पर एडवाइस करते होंगे कि स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर जुबान पर रखो, बिल्कुल याद रखें आप समझ गए होंगे मेरा कहना। नहीं समझे तो ध्यान से देखिए, जवाब दे दें अगर तो आप मानेंगे क्या, मान गए होंगे, क्यों, ये 144 ये 12 का स्क्वायर है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। 196 14 का स्क्वायर है ना, दोनों एक ग्रुप वाला भाई। 225 15 का स्क्वायर, बताएंगे आपको, ये तो आपको पता है पहले से 13 का स्क्वायर, ये किसी का स्क्वायर नहीं। हाँ, इसकी अगर परिभाषा क्लास है भाई तो इसमें भी आपको सीखना चाहिए। 210 की परिभाषा दे तो जल्दी जल्दी दीजिएगा। 6 का क्यूब माइनस 6, बोलिए होगा या नहीं, बोलिए 14 का स्क्वायर प्लस 14 होगा या नहीं, बोलिए 15 का स्क्वायर माइनस 15 होगा कि नहीं। मेरा यही है कि मेरे छात्रों को किसी भी संख्या को दे दो, उसको कई प्रकार से परिभाषित करने की क्षमता उसमें है, अर्थात एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज में वो शानदार पकड़ बनाए हुए हमारे कई छात्रों में है। ठीक है, हमारा जवाब आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21, 69, 81, 83 एंड 75। देखने की कोशिश कीजिए, क्या लग रहा है छात्रों, क्या लग रहा है, पकड़ पाए क्या, देखिए तो ध्यान से। 83 कंपोजिट प्राइम का तो मामला नहीं है, 21 कंपोजिट, 81 कंपोजिट, 75 कंपोजिट, 69 भी कंपोजिट है ना, कंपोजिट। तो बताइए आंसर क्या होगा, समझ गए होंगे आंसर घिरा पड़ा है 83। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न संख्याओं पर आधारित है, और सबसे ज्यादा आप डरते भी संख्याओं से। डर का रीजन वही है कि आप काम नहीं करना चाहते, आप काम नहीं कर, लेकिन अब आप काम करने लगे। छात्रों एक मजे की बात दिखाते हैं, कई छात्र बनाते हैं, ये 7 और 2 मिलकर 9, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 7 9, 4 प्लस 5 9, और ये 8 प्लस 2 8 प्लस 2 बराबर 9 नहीं, और वो जवाब दे देते हैं, बिल्कुल सही जवाब देते हैं। जबकि एक दूसरे रूप से इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, ये 9 से डिविजन से, ये भी 9 से, दोनों में से जो बातें पकड़ेगी दोनों बात सेम है भाई। आपका जवाब यहाँ पर 28 हो जाता है। और कुछ बातें दिख रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप ये कहेंगे ये क्यूब संख्या है, बाकी क्यूब नहीं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन की परिभाषा को जस्टिफाई नहीं करता। 1 का गुण बताकर 4 का अवगुण कर दो, ये क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन ठीक उल्टी परिभाषा रखता है। 4 के गुण बताओ, 1 का अवगुण बताओ, वो अवगुण वाला विजातीय होता है, नाम भी नहीं सुनते, विजातीय, ऑडमैन। अगला प्रश्न ये आपके सामने बनाने की कोशिश करेंगे सब लोग इसको। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। क्या बनाए आप, देखिए 8 को देखते ही पहले तो लगा 2 का क्यूब, फिर क्यूब दूसरा मिला नहीं, नीचे जैसे आते हैं 49 7 का भाई, फिर से अब देखिए इस बात को, जैसे ही एक लड़के ने देखा 8 2 का क्यूब है, बाकी 2 का क्यूब नहीं, मारा उसने आंसर 8 को। अगर इसको आप मानते हैं तो फिर मेरे इस आंसर को मानना होगा कि ये 7 का स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नंबर नहीं, तो मेरा आंसर ये होगा। अब तो आप फंस गए ना, दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है, क्योंकि इसी दिए गए विकल्प में से एक विकल्प आपका उत्तर होगा, यही दिशा निर्देश होता है प्रश्नों में। फिर दो आंसर कैसे आए, क्लासिफिकेशन की परिभाषा को परिभाषित ही नहीं कर रहा है भाई वो, इसलिए ये 2 का क्यूब था, ठीक था, पहचाने आप इसको सही। इसमें 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 हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप परिभाषा आपकी इसकी अच्छी लगी, ये भी ठीक लगा, लेकिन ये 7 का स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर नहीं है, यह कहना कितनी बड़ी बेईमानी है, आप अंदाज कर लीजिए। सेम तो प्रोसेस वहां से भी कर सकते थे, लेकिन ये बात आपको, अब तो क्लासिफिकेशन के इस परिभाषा को पहचानेंगे। अब बताइए क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, ये 2 का क्यूब नहीं माने, ये भी 7 का स्क्वायर नहीं माने, ये 59, फिर भी 2 का क्यूब तो कंपोजिट तो है ही, 49 कंपोजिट है ही, 35 कंपोजिट है, 42 कंपोजिट है। भाई इसके बाद बोलने की इच्छा नहीं हो रही, आप पकड़ चुके होंगे या हमसे पहले भी पकड़ चुके होंगे कि अगर 2 का क्यूब है ये नहीं तो नहीं मान सकते, 7 का स्क्वायर नहीं मान सकते, तो ये परिभाषा तो क्लासिफिकेशन में बिल्कुल सही है 59 कि 4 संख्याएं कंपोजिट हैं। हम उसका गुण बता रहे हैं आपको, 4 का गुण, 4 कंपोजिट हैं, एक कंपोजिट नहीं है, और नहीं होने वाला आंसर तो दीजिए ना फिर आंसर 59, बिल्कुल सही जवाब।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेफ्ट टू राइट बनाए या राइट टू लेफ्ट, हमको इससे कोई गुरेज नहीं है भाई। मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें पहले किसको पहचानती हैं? जवाब तो सबों का सही होता है, किसका पहले सही होता है ये देखना है। आ जाइए सब लोग। बड़ी बड़ी संख्या दिया है, लेकिन इस संख्या का कमजोर पक्ष पता है, एक यहाँ पर है छात्रों, यहाँ है फर्स्ट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 3, देन आप फाइंड करेंगे सेकंड एलिमेंट। बोलिए मानेंगे इस बात को? मानेंगे? तो फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट 117 इज डिवाइडेड बाय 3, 1 मिनट 3 3 9, तो सही है। 227 बिल्कुल सही है भाई। फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड कर दो 3 से, मिलते हैं सेकंड एलिमेंट। दो जगहों पर ये देखा गया। आ जाइए यहाँ फिर 198 डिवाइडेड बाय 3 इजकल टू सेकंड एलिमेंट दैट इज 66, ये भी मिल गया। ये तीनों क्लासीफाई हो गए। आइए यहाँ पर फिर 164 डिवाइडेड बाय 3, देन फाइंड 41। नहीं 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 नहीं, ये तो डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, देन प्राप्त करेंगे आप सेकंड एलिमेंट। आ जाइए यहाँ 213 डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल सेकंड एलिमेंट प्राप्त कर रहे हैं हम। आप ऑप्शन 2 को छोड़ दें तो बाकी में सेकंड एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ा, और यह ऐसी संख्या मिली, सॉरी ऐसा जोड़ा मिला जिसमें फर्स्ट एलिमेंट को 4 से डिवाइड करने पर सेकंड एलिमेंट प्राप्त हुआ। ये 41 ना, तो समझ गए, ये 4 से बाकी 3 से, तो 3 वाले गुण में नहीं आया तो हटाइए इसको, 4 वाले में आंसर दीजिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें सब लोग, कोशिश करें ना भाई बनाने की। तो इतने परिपक्व हो रहे हैं कि हमको लगता है कि अब आपसे प्रश्न बनने चाहिए। क्या इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न है? आप अभी क्या कर रहे थे? संख्याओं और शब्दों पर काम कर रहे थे। फिर आने वाले में भी शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसमें कि मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं भी हो सकते, और फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस जो होंगे, उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि कभी हार्ड कभी स्लो। वैसे ही तो प्रश्न होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में भाई, कुछ कठिन कुछ आसान, ऐसे प्रश्नों का सामना करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो को देखना मैंडेटरी है। एक वीडियो को देखकर हल्के प्रश्नों को बनाकर यह कह देना कि क्लासिफिकेशन या फलां चैप्टर हमारा बिल्कुल मजबूत हो गया, ये अपने आप में बेईमानी है, अपराध है। ऐसा काम मत कीजिएगा, संपूर्ण वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। आ जाइए सब लोग। 8, 15, 63, 80, 65 क्या दिख रहा है भाई? स्क्वायर नंबर याद किया ना, ये बड़ा जल्दी दिख रहा है। ये देखिए तो, ये 9 का स्क्वायर -1, मानेंगे इस बात को? बोलिए जल्दी, मान गए? तो इस पैटर्न के आधार पर ये ऑप्शन 4 का, अब आप ये दिमाग लगा रहे होंगे सर ऑप्शन 1 2 3 4 5 था, आपने 4 पर ही नजर क्यों डाली? भाई 4 ऐसी संख्या इसने इस्तेमाल किया है। 80 जो 81 जरा जल्दी आता है मस्तिष्क पे, तो 9 का स्क्वायर माइनस मेरे समझ में जल्दी आया, वहीं से स्टार्ट हुए। किसी छात्र को यहां से भी आ सकता था 63। ये 8 का स्क्वायर -1, मानेंगे ना बात? अच्छा ये 4 का क्यूब -1 भी है। सोचिए अगर इस पर किसी की नजर पड़ेगी तो वो 2 प्रकार से इसको परिभाषित करेगा, है ना? करेगा ना। ये 4 का क्यूब 64 -1 भी है, और ये 8 का स्क्वायर -1 भी है तो दोनों बातें सही। इस बात को आप स्वीकार कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरत किसकी है इसकी? चेक करें इसको, इसको इसको इसको। ये है 3 का स्क्वायर 9 -1 पकड़ा गया। क्या ये चारों के गुण एक जैसे मिले? किसी खास संख्या के स्क्वायर का -1 है ना चारों, लेकिन ये क्या है? या आप ऐसा कर सकते थे, 8 में 1 जोड़ो 9 तो स्क्वायर नंबर, 63 में 1 जोड़ो 64 स्क्वायर नंबर, 15 में 1 जोड़ो 16, मैंने एक जोड़ने के बाद वो स्क्वायर नंबर में बदलता है। तो फिर जोड़ते हैं 65 में 166 ना, ये तो कुछ भी नहीं बना भाई, ये तो ऐसा नहीं है। ये है क्या एक्चुअली? 8 स्क्वायर +1 है, नहीं है। आपका ध्यान पहले किस एलिमेंट पर पड़ता है, उस एलिमेंट को स्क्वायर, क्यूब, प्राइम, ऑड, इवन में आप कितनी जल्दी पहचान करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा संख्याओं से संबंधित क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए। चलिए, आप बड़ी मजे में देख रहे थे। अगले वीडियो की फिर से प्रतीक्षा रहेगी, आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।